हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें फर्स्ट डिजीज कंडीशन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो सबसे पहले हम सब जानेंगे कि कोरोनरी आर्टरी होता क्या है। तो कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है एक ऐसी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब इसके बाद हम सब जानेंगे डिफिनीशन। तो इट इज़ आल्सो नोन एज इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक जो होता है, इस्केमिक का मतलब होता है कि किसी भी टिश्यू या बॉडी पार्ट में ब्लड का सप्लाई ना होना या कम होना, वो होता है इस्केमिक। उसका मतलब होता है इस्केमिक। तो इसे इस्केमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। इट इज़ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पार्शियली या कंप्लीट रूप से कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता है। और ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डेवलप फैटी प्लेग इन इनर वॉल्स ऑफ आर्टरी। तो इसमें बताया गया है कि इनर्स वॉल्स में क्या होता है, आर्टरी के इनर्स वॉल्स में फैटी प्लेग। प्लेग का मतलब होता है कि फैट का एक्यूमुलेशन होकर एक जाल बना लेना, ये होता है प्लेग। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं डायग्राम में, इसमें इस पिक्चर में हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड वेसल होता है वो मैंने 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट नंबर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, फिर दूसरा है ट्यूनिका मीडिया और तीसरा है ट्यूनिका इंटीमा। तो आउटर लेयर जो होता है ब्लड वेसल का वो होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और इनर लेयर जो होता है मिडिल लेयर जो होता है वो ट्यूनिका मीडिया होता है। और सबसे इनर लेयर जो होता है, इंटरनल लेयर जो होता है वो ट्यूनिका इंटीमा होता है। अब जिसके बाद जो है ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है प्लेग। प्लेग का मतलब ये बताया कि फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जो वाइट कलर के दिख रहे हैं ये फैट का एक्यूमुलेशन हो गया, जाल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन हो गए हैं। ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लड यहाँ पर प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर ये देखो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ेंगे इसके टाइप्स की ओर, कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होगा फैट एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन ब्लड वेसल। दूसरा है कोरोनरी वैसोस्पाज्म, मतलब कोरोनरी आर्टरी में कोरोनरी आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन होना। कोरोनरी आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा, तो कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। फिर कोरोनरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी एम्बोलिज्म का मतलब हो गया कि कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का कोई अननोन फैक्टर आ जाए, जैसे फैट और कोलेस्ट्रॉल ना आ करके कोई अननोन फैक्टर आ जाए जो हमको पता ना हो कि ये कौन सा फैक्टर है। वो अननोन फैक्टर आने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सीएडी होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, वो होता है कोरोनरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी आर्टराइटिस, आइटिस वर्ड यहाँ पर लग जाता है, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होगा कि यहाँ पर पेन का होना, स्वेलिंग होना, फीवर होना, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, इन्फ्लामेशन को। तो कोरोनरी आर्टराइटिस का मतलब यही हो गया कि कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लामेशन आ जाता है। और इन्फ्लामेशन क्यों आता है कि हम जब को कभी हमको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करके हमारे आर्टरी को डैमेज करता है, वो होता है कोरोनरी आर्टराइटिस हो जाता है। इसकी वजह से सीएडी होने के चांस होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं, रिस्क फैक्टर। तो फर्स्ट हमारा रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में ब्लड फ्लो या मतलब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, एंग्जाइटी कर लेते हैं, तो हाइपरटेंशन हो जाता है, ये हमारा रिस्क फैक्टर है। ओबिसिटी, ओबिसिटी जो है, जैसे ओबिसिटी मतलब जो मोटे लोग होते हैं उनमें फैट ज़्यादा होता है, तो फैट होने की वजह से फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से सीएडी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर तीसरा हमारा है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के होने की वजह हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। फिर स्मोकिंग भी हमारा क्या है कि स्मोकिंग भी ये सी ए डी काज करता है।
फिर फैमिली हिस्ट्री का मतलब हो गया कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी होता है। हाई फैटी डाइट का मतलब कि मतलब हमको हाई फैटी डाइट जो है हमारे बॉडी के लिए या CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज लीड कर सकता है। फिर अब एज भी इसमें इम्पोर्टेंस होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर एडल्ट या एडल्ट से एबव जो रहते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनको हाई रिस्क होता है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिस का मतलब हो गया कि गर्भ निरोधक मेडिसिन जो लेते हैं उनके लिए भी ये CAD होने का चांस ज़्यादा रहता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकली रूप से जैसे हम एक्सरसाइज कम करते हैं या कुछ काम ज़्यादा नहीं करते हैं तो होता है फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब फिजिकल हम एक्टिव नहीं रहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी में CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये कैसे डेवलप होता है, कैसे आता है, कैसे होता है, ये CAD होता है। फर्स्ट नंबर है हमारा ड्यू टू काज, कोई भी काज हो सकता है, चाहे हाई फैटी डाइट लेने की वजह से या जेनेटिक होने की वजह से ये हमारे बॉडी में हो सकता है। तो काज की होने की वजह से लिपिड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ऑन इंडोथीलियम लेयर ऑफ आर्टरी। तो इसमें बताया जा रहा है कि लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होगा आर्टरी के इंडोथेलियल लेयर की मतलब इंटरनल लेयर में ये लिपिड का फॉर्मेशन होगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रिक का मतलब हो गया कि फैटी लेयर का फॉर्मेशन होना। फिर इसके बाद में पॉलीफ्रेशन का मतलब ये हो गया कि ये फैटी लेयर जो हमारा डिफॉर्मेशन हुआ है ये और डेवलप होगा और भी ये थिक होगा। फिर इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लेक, और हम ये क्या होगा कि ये प्लेक का फिर फॉर्मेशन कर लेगा, कि जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि ये क्या कर लेता है, प्लेक का फॉर्मेशन कर लिया है, प्लेक का फॉर्मेशन कर लिया है। तो इसी तरह से वो प्लेक का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर प्लेक का फॉर्मेशन करने के बाद में क्या होगा, पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, ये पार्शियली या कंप्लीट रूप से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में देखते हैं कि एसिम्टोमेटिक इन अर्ली स्टेज। तो ए का मतलब हो गया अब्सेंट, मतलब यहाँ पर सिम्टम जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। अर्ली स्टेज में हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी सिम्टम शो नहीं करता, दिखता नहीं है, वो एसिम्टोमेटिक अर्ली स्टेज होता है। फिर इसके बाद में इन लेटर स्टेज, इसके बाद का जो स्टेज आता है, साइन एंड सिम्टम अराइजेज ऑफ हार्ट डिजीज। यहाँ पर क्या होगा, साइन और सिम्टम क्या होगा, अराइज होंगे, यहाँ पर दिखाई करेंगे, शो करेंगे। फर्स्ट साइन सिम्टम क्या होगा, एंजाइनल चेस्ट पेन, मतलब बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, एंजाइनल चेस्ट पेन होगा। फिर इसमें हम कहते हैं कि सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मतलब हो गया, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मतलब हो गया कि हार्ट अटैक के भी सिम्टम यहाँ पर दिखते हैं। फिर साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, तो यहाँ पर क्या होता है कि हार्ट फेल होने के भी चांस रहते हैं, और फिर लास्ट सिम्टम इसमें है कि सडन डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन का मतलब हो गया कि हम कैसे पता करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि मतलब यहाँ हमको CAD हो गया है या पेशेंट को CAD हो गया है। तो फर्स्ट साइन सिम्टम चेस्ट पेन भी इंडिकेट करता है। बाई ECG भी हम करा के हम ये पता कर सकते हैं कि इनको CAD है या नहीं। फिर तीसरा है नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट में होगा कि पेशेंट फील रिलीफ आफ्टर टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन। तो पेशेंट को जो हम नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे तो उसके बाद में पेशेंट फील करेगा, क्या फील करेगा, रिलीफ फील करेगा। जो चेस्ट पेन हो रहा है वो क्या करेगा, रिलीफ करेगा, फिर रिलीफ उसको फील होगा। तो नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट से पता चल जाएगा कि उस पेशेंट को CAD है। फिर क्रोनरी एंजियोग्राफी का मतलब हो गया इट शोज द CAD, ये क्या बताएगा कि ये शो करेगा, मतलब कोरोनरी एंजियोग्राफी में हम कोरोनरी आर्टरी का हम ग्राफिकल पिक्चर लेते हैं, उसमें ये शो करता है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं।
फिर इसके बाद में कार्डियक कैथेटराइजेशन इट शोज ब्लॉकेज साइट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज साइट को शो करता है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं कि हार्ट में कैथेटराइजेशन को कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, जिससे हमको ये एग्जैक्ट साइट पता चल जाता है कि कोरोनरी आर्टरी में कौन सी जगह पर कौन सी साइट पर ब्लॉकेज हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम फर्स्ट देखते हैं एंटी कॉन्वल्सेंट एंटीकोगुलेट्स का मतलब ये हो गया, एंटीकोगुलेट्स में मतलब ऐसे ड्रग दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लाट होने को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड क्लाट होने नहीं देते हैं, एंटीकोगुलेट्स होते हैं वो ड्रग। क्योंकि ब्लड जब क्लाट हो जाएगा तो वैसे भी हमको हमारे बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ब्लड क्लॉट होने की वजह से और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो इसमें डेथ हो सकता है, तो इसीलिए एंटीकोगुलेट्स देते हैं। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसे ड्रग होते हैं कि जो कैल्शियम को ब्लॉक कर दे, कैल्शियम चैनल को हमारे बॉडी में ब्लॉक कर दे। कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि हमारे मसल्स हमारे हार्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करते हैं, और इसी की वजह से हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा बॉडी में ब्लड पंप होगा और सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो ये क्या होते हैं कि जितना ज़्यादा ब्लड पंप करेगा तो उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी में चेस्ट पेन हो सकते हैं। तो इसी की वजह से कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है कि हार्ट का फंक्शन जो हो वो लो हो जाए, स्लो हो जाए। फिर देते हैं वाइसोडाइलेटर जो होते हैं वो नाइट्रेट्स ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट, क्योंकि CAD होने की वजह से, फैट का एक्यूमुलेशन होने की वजह से ये हमारे ब्लड वेसल में एरिया कम हो जाते हैं ब्लड फ्लो होने के लिए, तो हम वाइसोडाइलेटर दे देंगे तो ब्लड वेसल डायलेट होने की वजह से एरिया ज़्यादा मिल जाएगा ब्लड फ्लो होने के लिए, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली हो सकेगा। फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है हमारा CABG, तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इन विच ए सेगमेंट ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी नैरो बाय एथ्रोमा इज बाईपास्ड एंड ऑटोलोगस सेक्शन ऑफ हेल्थी सेफेनियस वेन। तो इसमें बताया गया है कि ये क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, इसमें एक कोरोनरी आर्टरी सेगमेंट को लेते हैं और ये क्या करते हैं कि इसमें सेफेनियस वेन से इसमें कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कैरोटिड आर्टरी जहाँ पर ब्लॉकेज होते हैं वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और एक नया पाथवे प्रोवाइड करते हैं सर्कुलेशन के लिए। तो जैसे कि हम ये ऊपर जो है ये पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर ब्लॉकेज हैं जो ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो हम फिर क्या किए हैं कि ये जो है सिफेनियस वेन, इसमें क्या करते हैं कि एक नए आर्टरी को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये यहाँ से ब्लड ना होकर ये यहाँ से ब्लड होकर चला जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये है सर्जिकल मैनेजमेंट CABG का। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट की ओर हम देखते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट हम देखते हैं कि इसमें बताया गया कि द फर्स्ट एम शुड बी बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर। तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे स्मोकिंग हो गए, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो इन सबको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ये फर्स्ट एम है नर्सेज का। फिर नर्सेस शुड एडवाइज द पेशेंट अबाउट द फॉलोइंग। तो इसमें फर्स्ट अवॉइड करेंगे, फैटी डाइट नहीं लेना है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेंगे, अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज को भी कंट्रोल करेंगे मेडिसिन देकर, इंसुलिन देकर। फिर क्या करेंगे, मेंटेन एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि एक्सरसाइज करें। फिर हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब हो गया कि हम नर्सेज कैसे डायग्नोस करती हैं कि क्या क्या इनको साइन सिम्टम है और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कैसे उनको डायग्नोसिस करती हैं। तो फर्स्ट इसमें देखा गया है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू प्रोसेस। तो इसमें कार्डियक आउटपुट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से सर्कुलेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा, पंप हो नहीं पाएगा, तो पंप जब नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा।
फिर एक्यूट एंजाइनल पेन रिलेटेड टू इस्कीमिया इन कार्डियक मसल। तो इस्कीमिया का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि इस्कीमिया का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट या ऑर्गन में ब्लड का फ्लो ना होना या कम होना ही इस्कीमिया होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्यूट एंजाइनल पेन रिलेटेड टू इस्कीमिया इन कार्डियक मसल, मतलब कार्डियक मसल हार्ट मसल में क्या होगा कि एक्यूट एंजाइनल पेन या चेस्ट पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। फिर एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को ये तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें एक बार हम फिर देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है। तो फर्स्ट हमने डिफिनीशन देखा है, इसके टाइप्स देखे हैं, रिस्क फैक्टर देखे हैं, पैथोफिजियोलॉजी देखे हैं, साइन एंड सिम्टम देखे हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट देखे हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट देखे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट देखे हैं और नर्सिंग डायग्नोसिस देखे हैं। तो इस तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे सब कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी से आशा है, उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए।